आप चैट में। तो बेसिक आपके पास जो इसमें आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है प्रैक्टिकल कोविड के बाद से, ये आपके पास फर्स्ट टाइम होगा। उससे पहले होते थे कोविड से पहले, बीच में कोविड की वजह से फिर गैप आ गया। और आप लोगों का क्योंकि 9th क्लास और फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम होगा, और आपके लिए बिल्कुल एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल इसको जो है वो अटेम्प्ट करोगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपको मैं पहले एक जर्नल ओवरव्यू बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये कि आपको अपैरेटस जो है वो बेसिक उसका तो आपको आइडिया होता है, क्योंकि अपैरेटस इतना नहीं होता है कि वो हर बार आपसे पूछेगा कि आपने लिखना है या नहीं लिखना, क्योंकि वो चीज़ सामने रखी होती है तो वो पता है आपको, नाम लिख ही लोगे आप उसका। लेकिन फिर भी अगर कभी उसने पूछ लिया 1 मार्क के लिए कि आप इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, क्या अपैरेटस यूज़ करोगे, तो वो आपने लिखना होता है। तो वो कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। जो चीज़ें आपने मेंशन करनी है आपने फाइनल कॉपी में, वो और जिस तरह से करनी है वो सारी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या आपने याद करना और क्या नहीं करना। और नेक्स्ट इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेप होगा, जो ऑब्जर्वेशन का सेक्शन मिलेगा आपको, तो वो ऑब्जर्वेशन सेक्शन में आपके पास जो टेबल होगा वो कम्प्लीटली पहले से आपके पास गिवन होगा। ठीक है। मतदान करो। तो आपके पास जो टेबल होगा वो कम्प्लीटली पहले से ऑलरेडी गिवन होगा कि आपने उसमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वहाँ पर मेंशन करनी है, और किस तरह से कैलकुलेशंस जो होंगी उसके लिए जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना होगा, तो वो सारी वैल्यूज आपके पास ऑब्जर्वेशन कॉलम में मेंशन होगी। बस आपने वहाँ पे वैल्यूज को कम्प्लीटली परफॉर्म करके फिल करना होगा उसके अकॉर्डिंगली। जिस तरह आप अगर कोई वर्नियर कैलिपर का कर रहे हो, स्क्रू गेज का कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको पता है कि आपने मेन स्केल, वर्नियर स्केल और जीरो एरर और ये सारी चीज़ें उसमें फाइंड आउट करनी होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। और दूसरा चीज़ ये कि आपके पास ये कॉलम भी गिवन होगा, तो आपने सिर्फ उसमें वैल्यूज को फिल करना है, उसको ड्रॉ नहीं करना होगा पूरा पेंसिल स्केल टेबल से, उसको प्लॉट नहीं करना होगा। तो वो आपके पास जो है वो ऑलरेडी गिवन होगा। और फिर थर्ड चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हो आप उसमें, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास उसमें होगा तो वो फार्मूला से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मतलब फार्मूला आपको खुद लिखना होगा वहाँ पर, फार्मूला गिवन नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं सोचना कि फार्मूला भी गिवन होगा, हम कैलकुलेशन जिसमें इंक्लूड होगी। फार्मूला वाले वैसे इतने ज़्यादा कुछ थे नहीं वहाँ पे आपके पास, लेकिन जहाँ फार्मूला है, जिस तरह आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में है कि स्केल को आप दोनों साइड से बैलेंस करते हो, तो फॉर्मूला आपके पास जो है वो आपको खुद लिखना होगा, वो वैल्यू गिवन नहीं होगी। फिर फोर्थ पार्ट पे आओगे, अगर किसी में कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको उसमें कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे तो उसके आगे कैलकुलेशन होगी और फिर फाइनल आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो आपके पास एक जर्नल ओवरव्यू हो गया कि किस तरह से आपके पास क्वांटिटीज गिवन होगी, क्या वैल्यूज आपके पास गिवन होगी, आपने क्या फाइंड आउट करना होगा। तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से, ये अगर आपसे पूछ लिया तो आपने ये मेंशन करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास गिवन होगा, सिर्फ आपने उसमें रीडिंग्स को फिल करना है खुद। रीडिंग्स आपने फिल करनी है, फॉर्मूला आपको लिखना होगा, और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन का सेक्शन दिया होगा आपने, जो कैलकुलेशन करनी है आप उस पार्ट में कर सकते हो। और फाइनली फिर जो भी रिजल्ट होगा उसमें स्टेटमेंट लिखी होगी कि लेट सपोज अगर आपने फोर्स फाइंड की है तो द रिजल्टेंट फोर्स इज फाउंड टू बी, और आगे डैश होगा, उसमें आप अपनी वैल्यू जो है वो मेंशन कर दोगे जो भी आपने कैलकुलेट की है। तो ये तो आपके पास हो गया जर्नल प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो आपने वहाँ पे सिंपल परफॉर्म करके और उसकी वैल्यू को मेंशन करना है।
और इसमें जो एडिशनल एक चीज होगी वो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे या आप प्रिकॉशंस कह लो, तो अच्छा नॉर्मली आपके पास होगा ये कि लास्ट में जो है वो प्रैक्टिकल के मतलब रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, रिजल्ट फाइंड करने के बाद ना एक क्वेश्चन गिवन होता है नॉर्मली, ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि या 90% आपके पास ये होता है कि वो आपसे प्रिकॉशन पूछेंगे, ठीक है। मतलब वो आपके पास जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होगे, आप अपने जर्नल में देखना हर प्रैक्टिकल के लास्ट में आपको जो है वो प्रिकॉशन मिल जाएगा। तो आप वो प्रिकॉशन लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो आपसे प्रिकॉशंस ही पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मतलब कोई प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जिसमें वो थ्योरी से रिलेटेड कोई पूछ लिया क्वेश्चन, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। आपके पास जो मोस्ट चांसेस होते हैं वो समझ लो 99% आपके पास प्रिकॉशन ही पूछा होगा। और क्योंकि वो आपके पास ज़्यादा कोई डिटेल मार्क्स नहीं होता उसके भी, 1 मार्क के लिए होगा, या बहुत ही रेयर हुआ तो 2 मार्क के लिए पूछ लेगा। तो वो आपने याद कर लेना उसमें, ठीक है। और वो केमिस्ट्री वाले नहीं लिखते ना इसमें, सिंपल वाले प्रिकॉशन के लैब कोट और ये गॉगल्स वगैरह ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ना लैब कोट हमारे लिए कंपलसरी होता है फिजिक्स में, ना हमारे पास गॉगल्स कंपलसरी होते हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा स्पार्क या कोई केमिकल रिएक्शन वाला प्रैक्टिकल नहीं है कि जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। तो आपके पास हर प्रैक्टिकल के लिए अलग प्रिकॉशन यूज होगा। तो वो प्रिकॉशन आपके पास सब मेंशन है, जिसका नहीं भी मेंशन हो तो वो मुझे बता देना, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो वो सिर्फ आप लाजमी डिस्कस कर लेना, क्योंकि वो प्रिकॉशंस आपके पास इम्पोर्टेंट होते हैं लास्ट के क्वेश्चन में, वरना फिर बाद में सोचोगे कि ये भी पढ़ ही लेते तो ये भी कंप्लीट हो जाता। तो ये तो आपके पास इसमें हो गया एक जर्नल ओवरव्यू। और अब बाकी ये है कि चैट में मेंशन कर दो कि अगर किसी स्पेसिफिक उसमें कुछ पूछना हो, ये टाइम टू टाइम हम सारे डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह स्टार्टिंग में आपके पास कुछ जर्नल आपके पास अगर स्टार्ट करें, सबसे फर्स्ट आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हो, और एक आपके पास माइक्रोमीटर्स के लिए। अच्छा अगर हम पहले वाले प्रैक्टिकल की बात करें, लेट्स सपोज जैसे वर्नियर कैलिपर को हम कंसिडर करते हैं, तो अगर हम वर्नियर कैलिपर को फॉलो करते हैं तो वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले जो आप रीडिंग नोट करते हो वो आप नोट करते हो मेन स्केल रीडिंग। अच्छा इसमें मेन स्केल और वर्नियर का डिफरेंस बता देता हूँ कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आप उसमें फाइंड आउट करते हो वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसमें फिर प्लस एक आप चीज फाइंड आउट करते हो उसका लीस्ट काउंट। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे कंपलसरी फाइंड करनी होती है। अब अगर आप एक जर्नल ओवरव्यू देखो, मैं आपको इसमें डायग्राम भी दिखा देता हूँ और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मेन स्केल रीडिंग को, कि मेन स्केल रीडिंग आप फाइंड आउट कैसे करते हो, तो मेन स्केल रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने पास भले अभी अगर रफ नोट है तो वहाँ नोट कर लेना, बाद में रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा उसमें चेक कर लेना। तो इसमें नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो ये जीरो गिवन होता है आपके पास वर्नियर स्केल का, अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मेन स्केल की, कि हमने मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करनी है।
जिसको हम MSR लिखते हैं शॉर्ट में, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए आप करते ये हो, उसके लिए जो वर्नियर का 0 होगा, तो जो वर्नियर स्केल का 0 मार्क है, on side with the value on main scale। तो आपके पास जो मेन स्केल होगा, मेन स्केल पे वो जिस वैल्यू के साथ कॉन्साइड कर रहा होगा वो मेन स्केल रीडिंग होगी। अब लेट सपोज यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, ये 0 आपके पास आ गया वर्नियर स्केल का। अब ये मेन स्केल की जिस वैल्यू से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 है, 2 के बाद 2.1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 और 8 के मिड में आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको ये चीज बताई थी कि जब आपके पास कोई भी क्वांटिटी मिड में होती है तो आप ये करते हो कि अगर बिल्कुल सेंटर में आ रही है वो वैल्यू, मतलब वो 2.6 2.7 के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो आप उसमें लीस्ट वाली कंसिडर करते हो, मतलब 2.6 को आप प्रेफर करोगे। और अगर वो क्लोज है 2.7 के तो 7 ले लोगे, अगर वो क्लोज है 2.6 का तो आप 2.6 ले लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब क्योंकि वो यहाँ पर मिड में आ रहा है हमारे पास, वैल्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस वैल्यू के मिड में आ रहा है वो। अब वो हमारे पास मिड में आ रहा है 2.6 एंड 2.7। हाँ, अब वो क्लोज जो है, आप इसको बाद में जूम इन करके देख लेना। अब वो ज्यादा आपके पास जो क्लोज है वो 7 के क्लोज है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मेन स्केल की वैल्यू होगी वो आएगी 2.7। और नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपने फाइंड आउट करनी होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग का मेथड ये होता है कि आपने बेस्ट कॉन्साइड फाइंड आउट करना होता है। अब बेस्ट कॉन्साइड में कुछ भी मैच हो सकता है, उसमें 0 की कंडीशन ये है कि 0 को ही मैच करके देखना है। और इसमें आप कुछ भी जो है वो मैच करके चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आपके पास कॉन्साइड कर सकती है। और इसमें हमने बेस्ट कॉन्साइड फाइंड आउट करना होता है। बेस्ट कॉन्साइड फाइंड किस में करना है? बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो इन दोनों में आपने चेक करना है जो वैल्यू आपके पास बेस्ट कॉन्साइड कर रही होगी उसको आप अपने वर्नियर की रीडिंग में लिखोगे। अब इसमें आपके पास वर्नियर में कौन सी वैल्यू आएगी वो आपने चेक करना है। उसमें आपके पास ये जो डिविजन्स होंगे वर्नियर वाले, इसको आप मैच करके देखोगे मेन स्केल के साथ। जो लाइन बिल्कुल बेस्ट कॉन्साइड कर रही होगी, ठीक है, मतलब आपके पास वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, तो वो बिल्कुल बेस्ट कॉन्साइड होगी। अब जिस तरह से ये 7 और 8 के बीच में देखो, ये 7 और 8, इसके बीच में जो डिवीजन है आपके पास वो बिल्कुल बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला। अच्छा, नॉर्मली ये होता है, एक बार जब क्लास में भी कर रहे थे तो आपको शायद याद हो, तो उसमें हर किसी के पास सेम डिवीजन मैच नहीं होता, कि सबके पास डिफरेंट डिवीजन मैच होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 2 लाइंस या 3 लाइंस भी जो है वो बेस्ट कॉन्साइड होती हुई नजर आती हैं। तो उसमें फिर आपकी मर्जी होती है कि आपको उसमें से जो सबसे बेस्ट लग रही है आप उसको जो है वो अपनी वर्नियर स्केल में लिख लो, ठीक है। तो ये आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट इस तरह से होगा। अब जिस तरह यहाँ 7 और 8 के मिड में आ रहा है, तो हम इसको 7.5 डिविजन्स लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें जो आपके पास रीडिंग्स होती है वो सेंटीमीटर में होंगी, जिस तरह मेन स्केल की हमने की थी सेंटीमीटर। और जो वर्नियर स्केल होगी, अब वर्नियर स्केल में तो क्योंकि हमने डिवीजन चेक किया वर्नियर स्केल से, तो उसकी रीडिंग आती है डिविजन्स में। अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप वापस आओ अपनी उसी रीडिंग्स पे। तो ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्नियर की, तो इसमें जो कॉलम्स बनेंगे, कॉलम्स इस तरह से होंगे।
सबसे पहले आ गई आपके पास मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग आ गई आपके पास सेंटीमीटर में। उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये इंक्लूड होगा आपके पास डिवीजन में। अच्छा, उसके बाद ये करना होगा आपने, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है फ्रैक्शनल पार्ट का। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट में आप करते ही हो बेसिकली, फ्रैक्शनल पार्ट में ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है ना, ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई थी, इसको मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट से। और लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी वर्नियर की, तो वर्नियर का अगर हम लीस्ट काउंट को डिस्कस करें, स्क्रू गॉज के यहाँ से भी हटा देते हैं। तो अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें, तो लीस्ट काउंट में आपके पास ये होगा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है हमारे पास, तो जो स्मॉलेस्ट हम वैल्यू इस पे से ऑब्जर्व कर सकते हैं स्केल पर, वो और डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स जो आपके पास स्केल पर है। ठीक है। अच्छा, ये भी आपको लास्ट टाइम एक बार बताया था कि जब हम स्केल को चेक करते हैं, लेट्स सपोज अब आप दोबारा एक बार स्केल को चेक कर लो, तो मेन स्केल पर देखो आप कि मेन स्केल स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और वन तक अगर आप इसको कंसिडर करो, तो बिटवीन जीरो एंड वन हमारे पास कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स है। तो आपने ये बताना है कि एक डिवीजन आपके पास कितने सेंटीमीटर्स का है या कितने मिलीमीटर्स का है, वो वैल्यू मेंशन होती है स्केल पे, नॉर्मली सेंटीमीटर्स होती है। तो आपने वन को 10 डिविजन्स में डिवाइड करना है सिंपली। तो अगर आपने स्मॉलेस्ट डिवीजन या स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आप स्केल से फाइंड कर सकते हो वो चेक करनी हो, तो लेट सपोज हम स्मॉलेस्ट रीडिंग की अगर बात करें जो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो आपने देखा कि हमारे पास जीरो से वन एक बन रही है वैल्यू वन, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम मेजर कर सकते हैं इस स्केल से वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। और टोटल इस तरह के डिविजन आपके पास कितने होते हैं, वो आपको पता है, ये जीरो से स्टार्ट होगा और आगे जितने भी डिविजन गिवन हो, 10 डिविजन गिवन हो आपके पास या 20 हो, उससे आप इसको सिंपल डिवाइड कर दो। ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट। और नॉर्मली लीस्ट काउंट की कांस्टेंट वैल्यू अगर आप यूज करते हो, तो नॉर्मली लीस्ट काउंट पहले आप याद कर लेना, कोई मसला नहीं है। 0.01 आपके पास सेंटीमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, क्योंकि 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, आप चाहो तो इसी से लिख लो, कोई मसला नहीं होता। ये आ गया आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट। और फिर आपके पास जो फाइनल रीडिंग इसमें हम निकालते हैं, तो फाइनल रीडिंग आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी कि फाइनल रीडिंग में जो फ्रैक्शनल पार्ट आया है वो, और उसके साथ मेन स्केल रीडिंग उसे ऐड कर लोगे। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से कॉन्सेप्ट है वर्नियर स्केल का। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और है आपके पास, यहाँ तक तो ये आप परफॉर्म कर लोगे। अच्छा, ये टेबल आपके पास गिवन होगा, आपने क्या करना होगा कि आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे और इनके कॉलम्स में सिंपल मेंशन करते जाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको खुद से कॉलम ड्रॉ करने को वो देंगे कि आपने ड्रॉ करना है खुद से, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो
ड्रॉ अगर करने को आता है वो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने को आती है अगर किसी प्रैक्टिकल में इंक्लूड है तो, अदरवाइज वो नहीं आएगी। तो एक कन्फ्यूजन तो ये क्लियर रखना अपना। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके पास वाइवा नहीं होता, जो क्वेश्चन पूछने होते हैं वो आपकी कॉपी में ही लिखे होंगे। आपको जो है वो आपकी कॉपी जो है वो रेडीमेड मिलेगी। उसमें शिफ्ट जब स्टार्ट होती है आप एंटर होगे, और एंटर होने के बाद जो भी शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स होंगे सीक्वेंस वाइज रोल नंबर वाइज एक एक आके अपना पहले जर्नल सबमिट कराओगे। जर्नल सबमिट हो जाएगा, उसकी जो मार्किंग है वो हो जाएगी। वो होने के बाद फिर आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी। उस पर आपका नाम रोल नंबर सब चीज़ें ऑलरेडी जो है कंप्यूटराइज प्रिंटेड होगा। उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिकल के लिए एंटर हो जाओगे तो जो भी आपका उसमें प्रैक्टिकल होगा आप उस अपैरेटस पर जाके जो वो परफॉर्म कर सकते हो। तो आपके पास जो है 40 मिनट्स का टाइम होता है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास एक एक्सटर्नल होगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एक्सटर्नल जो होगा उसका काम बस ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी चेक करे कि मतलब कोई मतलब चीटिंग टाइम मटेरियल कॉन्सेप्ट ना चल रहा हो, कि टीचर हेल्प कर रहे हो या स्टूडेंट एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, तो सब अपने इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, तो उसका काम ये होगा। ठीक है, वो आपसे आके वाइवा नहीं लेगा, आपको आके मार्क्स नहीं देगा, आपको आके जो है वो बार बार तंग नहीं करेगा कि ये कैसे किया वो कैसे किया। बीच में अगर आके एक दो चीज पूछ ली छोटी सी तो वो है बस एक जर्नल फॉर्मेलिटी के लिए, अदरवाइज मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट उसमें नहीं होता कि उन्होंने मार्क्स देने। अच्छा, आप परफॉर्म कर लोगे, रीडिंग्स कंप्लीट कर लोगे, कॉपी सबमिट करवाओगे, आपकी शिफ्ट खत्म होगी। तो न्यू शिफ्ट शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है वो 15-20 मिनट्स का, तो उसके अंदर ही जो है वो आपके पास जो पहली शिफ्ट है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर होंगे उन्होंने मार्क्स देने होते हैं, तो वो आपको जो है वो मार्क्स उसी टाइम पे आपके फाइनलाइज हो जाएंगे, और वही आपके फाइनल में ऐड होंगे आपके बाकी थ्योरी एग्जाम के साथ। तो ऐसा कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। इजी, आप सिंपल जाओ अपनी जो भी। अच्छा, इसमें होता है कि परफॉर्म करते हुए कभी कभार ऐसा होता है रीडिंग्स नहीं आ रही होती, या आपको समझ नहीं आ रहा होता कि रीडिंग्स इसकी फाइंड आउट कैसे की थी। तो उसमें भी समझ लो एक छोटा सा है कि इसमें समझ लो इस तरह से कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आपके पास टाइम इसमें मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम परफॉर्म करोगे, इंडिविजुअल होगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ सेट नहीं करके देगा, जो करना है आपने करना है। तो सिंपल आप जाके ही करोगे कि आप जो है वो अपना टारगेट ये रखो कि पहले जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं वो आप फिल कर लो, प्रिकॉशन पूछा वो लिख लिया, फॉर्मूला पूछा था वो लिख लिया। तो जो रिटर्न वर्क है पहले आप वो कंप्लीट कर लो। जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगी कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन रिजल्ट ये तीन चीजें रह जाएंगी। तो फिर आप जो है वो अपना टारगेट ये रखो कि नेक्स्ट 20 मिनट में आपने परफॉर्मेंस करनी है। शुरू के 5 मिनट आपने कॉपी वगैरह फिल करने में ये सब कंप्लीट कर लिया, ताकि नेक्स्ट आपके 20 मिनट्स जो है वो आप परफॉर्मेंस के लिए रखो। तो उसमें आपके पास 25 मिनट समझो ये कंप्लीट हो जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस, और उसमें वर्किंग में आपके रिटर्न वर्क में। ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट जो 15 मिनट्स होंगे वो इसलिए रखो सेफ साइड के लिए, कि कभी कभार ऐसा होता है कि रीडिंग आपके पास एक्यूरेट नहीं आ रही होती, रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या करें, रीडिंग नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ हेल्प कोई नहीं करेगा, और आपने मतलब इस तरह शो भी नहीं करना कि मतलब आपको नहीं आता, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उसमें फिर आप ये करना कि रीडिंग्स जो आपके पास रफली आपके माइंड में होती हैं, ठीक है, जब आप परफॉर्म कर रहे होगे या आपने जो भी जर्नल में रीडिंग लिखी है, तो जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपको माइंड में होगी वो आप एस्टिमेटेड वैल्यू वहाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि नहीं हो रहा परफॉर्म, नहीं आ रही वैल्यू, नहीं आ रही रीडिंग, तो आपको जो रीडिंग्स याद है एक्यूरेट आप वही वहाँ पर लिख लो, अगर आपको वो वैल्यूज याद है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि लास्ट में बिल्कुल जब आपसे कुछ भी नहीं हो रहा परफॉर्म, तो फिर यही एक ऑप्शन बचता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही खाली देकर आ जाओ कि मतलब नहीं हुआ मुझसे, टाइम खत्म हो गया ये। क्योंकि कोई भी वहाँ लीनियंसी नहीं होगी कि एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कोई किसी ने आके हेल्प कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट में नहीं रहना, जो है बस आपने परफॉर्म करना है। तो नहीं अगर आपको ऑप्शन मिल रहा हो रीडिंग का, तो आप अपनी रीडिंग्स जो भी आपको याद है, ऑब्जर्व वैल्यू जो भी एस्टिमेटेड है वो आप वहाँ पे कॉपी करो, सिंपल कैलकुलेशन करो और सबमिट करवा दो। लेकिन बस वहाँ कॉन्फिडेंट रह के परफॉर्म करना जो भी आपका प्रैक्टिकल है, ताकि ये लगे कि हाँ आपको आता है, आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर रीडिंग्स लिखी है। चाहो तो रीडिंग पहले पेंसिल से रफली लिख लो बहुत लाइट, फिर जब आपको पता चले हाँ रीडिंग सही आ रही है ठीक है, तो फिर आप उन्हें फेयर कर लो। तो 15 मिनट्स इसके लिए आप बचा के रखना, 10 to 15 मिनट्स अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि आप पूरा टाइम ही परफॉर्मेंस में गुजार दो और लास्ट में फिर टाइम ही ना बचे और आप कैलकुलेशन अपनी छोड़ दो, फॉर्मूला रह जाए, ये सब हो जाए। तो इस चीज़ को माइंड में रखना, क्योंकि आपके पास समझ लो होम एग्जाम की तरह ही है। और
हेलो